नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। और आपको पता है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है सीडीपी के लिए कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के बारे में मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो मैंने जो है दोस्तों स्टेट क्वालिफाई किया है, सीटेट को क्वालिफाई किया है। ठीक है, और इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों कि आज से लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आप लोगों को रटना नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, है ना। आज से आप लोगों को लॉरेंस कोहलबर्ग लगेगा कि हलवा है। क्या दोस्तों, आप लोगों को लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत लगेगा कि एकदम एकदम हवा है, हवा यानी हलवा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत को हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब यहां से मैं आपसे और एक बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद हम लोग थ्योरी पोर्शन पर चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, तो याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिकता का बात करते हैं। किसका दोस्तों, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग जो है मोरलिटी के बारे में बात करते हैं। तो कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो इसको छोड़ करके, लॉरेंस कोहलबर्ग को छोड़ करके कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो नैतिकता का बात करता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीन पियाजे। क्या होगा, जीन पियाजे। और एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत और लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, ये जो दो सिद्धांत है, हम लोग क्या दोस्तों इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं, हाँ या ना। हमको सिर्फ ये जवाब दे दीजिए, क्या हम लोग ये दोनों के सिद्धांत को क्या हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाँ, हम लोग बोल सकते हैं। क्या दोस्तों, हाँ हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, आप ही बताइए दोस्तों। हम लोग इसको बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का, काहे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई, है ना। तो याद रखिए क्या दोस्तों कि चाहे वो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत हो, चाहे वो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत हो, चाहे हम ले लेते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, है ना, ये तीनों का तीनों तीनों का तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों का ही सिद्धांत जो है वो आपका संज्ञान से जुड़ा हुआ है। किससे, संज्ञान से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसीलिए तीनों का सिद्धांत को हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत और आपका लेव वाइगोस्की का सिद्धांत को भी हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं। ये तीन पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये देखिएगा दोस्तों आपके एक भी यहां से देखिएगा दोस्तों कि एक तो जरूर ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। लेकिन थ्योरी पोर्शन से जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ स्टोरी बताना चाहता हूं। और स्टोरी जो होने वाला है हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही धाकड़ होने वाला है। आज से आप लोग लॉरेंस कोहलबर्ग भूलिएगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए, एक हिंज नाम का व्यक्ति था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कि हिंज जो है किस देश के निवासी थे, चूंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, और इसके वाइफ का नाम था, क्या था दोस्तों, हिंजोइन। क्या नाम था, हिंजोइन इसकी वाइफ का नाम था दोस्तों। अब हिंज और हिंजोइन जो है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं दोस्तों। हिंज जो है इसके लिए गाना बोलते हैं न, क्या बोलते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना हम ये नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते हम तुम्हारे बिना। वो गाना तो सुने ही दोस्तों।
और हिंजोइन भी जो है दोस्तों, अभी इसके बारे में जो है गाना बोलते हैं हिंज के बारे में, है ना। हिंज को भी यही बोलती है ना, कौन सी बोलती है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, है ना। अब दोनों, लेकिन अब देखिएगा दोस्तों कि हिंज के लाइफ में, है ना, हिंज के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और वो टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों हिंजोइन का जो है, कौन सी हो जाता है, हिंजोइन का तबीयत खराब हो जाता है। और कोई छोटा मोटा तबीयत खराब नहीं दोस्तों, हिंजोइन को कैंसर हो जाता है। कौन सी दोस्तों, हिंजोइन को कैंसर हो जाता है। जब हिंजोइन को कैंसर हो जाता है दोस्तों, तो हिंज जो है बहुत ही परेशान हो जाता है। अब इसका परेशानी का कारण क्या था, इसके पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, हिंज बेचारा गरीब आदमी है ना। तो हिंज बेचारा गरीब आदमी है, इसके पास उतना पैसा है नहीं कि अपना वाइफ का इलाज करवा सके, है ना। तो ये जो है एक डॉक्टर के पास जाता है, और वो एक ऐसा डॉक्टर था दोस्तों, जो सिर्फ वही डॉक्टर जो है सिर्फ ये कैंसर का दवा बनाया था, है ना। सिर्फ पूरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, ये जो है आपका पहला दवा बनाने वाला डॉक्टर था दोस्तों वो, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि हिंज जो है उसका वाइफ का नाम था हिंजोइन, हिंजोइन को कैंसर हो जाता है। अब वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वही डॉक्टर ने ये कैंसर का दवा बनाया था, है ना। वो दवा का भी ये नाम हमें ये मालूम है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसके बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हिंज जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से आग्रह करता है कि डॉक्टर साहब, हमारे जो वाइफ है ना उसको जो है कैंसर हो गया है, और सुने हैं कि आप जो है दवाई बनाए हैं, उस दवाई से जो है मेरी वाइफ ठीक हो सकती है, तो कृपया करके आप हमको दवाई दे दीजिए, है ना। अब क्या करता है डॉक्टर, अब डॉक्टर बोलता है ये पहला कस्टमर है, हम इससे पैसा कमा लेते हैं, हम इससे क्या करते हैं, पैसा कमा लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, हम इससे पैसा कमा लेते हैं। अब ये डॉक्टर क्या करता है, दवाई का दाम 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। क्या करता है दोस्तों, ना यानी दवाई का दाम जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंज जो है बेचारा गरीब आदमी है, डॉक्टर जो उस दवा का दाम जो है 10 गुना बढ़ा दिया, तो ये नहीं दे पाया, ठीक है। अब जब नहीं दे पाया तो मायूस वहाँ से डॉक्टर घर से लौट रहा है आपका हिंज, है ना। जब वो मायूस लौट रहा तो इसके दिमाग में वही चल रहा है कि हम तो अपने वाइफ के लिए दवाई नहीं ले जा पाए, अब क्या होगा, मेरी वाइफ बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इन्होंने यानी हिंज ने एक योजना बनाया कि हम क्या करते हैं, रात में जाएंगे और ये डॉक्टर का दवा को जो है हम लोग क्या करेंगे ना, चोरी कर लेंगे, ठीक है। अब हिंज क्या करता है, एक रात जाता है डॉक्टर के घर में और वो दवा को चुरा लेता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों स्टोरी। अब यही जो इसने यहीं पे जो घटना हुआ, यही घटना को दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया, अलग अलग स्टेजेजों के बच्चों के सामने रखा, है ना। तो सबसे पहले रखा दोस्तों 3 से 7 साल वाले के लिए, है ना। तो उसका मतलब कौन सी रिएक्शन था, तो इसी में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। जैसे मान के चलते हैं कि हिंज के सामने जो कहानी, हिंज का जो कहानी है वो अलग अलग बच्चों के सामने ये रखा गया। तो किसी बच्चों का कहना है कि हिंज ने गलत किया है, कौन सी, हिंज ने गलत किया है, हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए था, चोरी करना अपराध होता है, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे ने कहा कि नहीं वो बिल्कुल सही किया है, वो कोई चोरी नहीं किया है, वो बेचारा गरीब था, किसी की जान बचाने के लिए जो चोरी किया जाता है उसको हम लोग चोरी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप लोगों को कहानी तो समझ में आया है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा। तो चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। चूँकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, मैं सीधे ही काट देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा मैं उसको डायरेक्ट उस पॉइंट को काट दूंगा, वो पॉइंट को आप लोगों को देखना भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको नैतिकता का भी सिद्धांत
कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट मतलब ये टर्म को जानने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन सा टर्म दिया है, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिकता होता क्या है ना। तो सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो टर्म दिया वो टर्म का नाम है नैतिकता। तो नैतिकता होता क्या हम लोग जानने वाले हैं अब। ठीक है, देखो, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही एवं गलत की पहचान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नैतिकता क्या होता है? नैतिकता एक प्रकार का गुण होता है जिससे हम लोगों को जो है सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान होती है। किससे? नैतिकता से ही, है ना, जिसको अंग्रेजी में मोरलिटी कहा जाता है। अब जरा हमको बताइए कि नैतिकता का जो ज्ञान है दोस्तों या फिर अनैतिकता का जो ज्ञान है बच्चा कहाँ से सीखता है? तो याद रखिएगा बच्चों, है ना, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, याद रखिएगा दोस्तों कि नैतिकता और अनैतिकता जो होता है बच्चा यानी स्टूडेंट जो होता कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता। कहाँ से? समाज से सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं नैतिक दुविधा के बारे में। आप लोग को बोल रहे हैं दोस्तों कि आप लोग इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, बस आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हिंदी नाम में अलग अलग दे देता है ना। तो देखो, नैतिक दुविधा होता क्या, नाम से ही पता चल रहा दोस्तों, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, है ना, तो सही और गलत के बारे में फैसला न लेने की स्थिति को क्या बोलते हैं? नैतिक दुविधा बोलते हैं। मतलब ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि गलत क्या है और सही क्या है। जैसे कि हिंज का स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, है ना, और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ये इसके सामने दोस्तों धर्म संकट वाली बात हो गई। हुई कि नहीं हुई बताइए? एकदम हो गया। अगर हिंज अगर चोरी नहीं करता है तो उसका वाइफ तो मरिए जाएगा। काहे? क्योंकि उसका वाइफ का कैंसर है ना। अगर हिंज अगर चोरी कर लेता है तो ये भी तो डर है, तो डॉक्टर कितना मेहनत करके दवाई को बनाया था, तो हिंज चोरी कर लेगा तो उसको तो पुलिस पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो ये जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम लोग कौन सी बोलते हैं दोस्तों? नैतिक दुविधा बोलते हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं। कितने लेवल? ये 3 लेवल। तो देखो, ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर के बारे में डिस्कस किया है? तो 3 स्तर, है ना। लेकिन मैं यही क्वेश्चन को आप लोगों को घुमा के पूछ दूं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने चरण के बारे में बात किया है? तो बताइए तो दोस्तों। चूंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं दोस्तों क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने चरण में डिवाइड किया है? तो याद रखिएगा 6 चरण। कितना? 6 चरण। जो अभी बताया दोस्तों 3 स्तर, यानी 3 स्तर का सबसे पहला स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत स्तर, इसका 2 ठो चरण है। उसके बाद फिर है परंपरागत स्तर, उसका भी 2 ठो चरण है ना। इस प्रकार से लास्ट वाला भी जो है उसमें भी 2 ठो चरण है। तो कुल कितना हो गया दोस्तों? 6 चरण। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हिंदी नाम इसका अलग भी हो सकता है। आप लोग जो है इंग्लिश नेम के ऊपर फोकस कीजिएगा, है ना, इंग्लिश नाम के ऊपर फोकस कीजिएगा। तो जो पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चे की उम्र होता है वह जो होता है दोस्तों 4 से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। कितना? 4 से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। अब बताइए, एक बच्चा जो है 4 से लेकर के 10 वर्ष है दोस्तों, तो इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता कौन सी होगा? बताइए, बच्चों की नैतिकता शून्य होगा कि नहीं होगा? यानी बच्चों में नैतिकता नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता नहीं होता है। जब बच्चों में नैतिकता नहीं होता है तो बच्चों को सही क्या है गलत क्या उसके बारे में ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो इसमें आपको बेसिकली क्या याद रखना है दोस्तों? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पूर्व परंपरागत अवस्था
मतलब बच्चा जब छोटा है तो उसका एज जो है यानी उम्र जो है 4 से लेकर के 10 वर्ष है, इसके बीच बच्चा का नैतिकता नहीं होता है। जब बच्चों की नैतिकता नहीं होता है तो अब हमको ज़रा बताइए, तो जब बच्चों की नैतिकता नहीं होगी तो बच्चों में सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला लेने का गुण विकसित होगा दोस्तों? नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? अब यहाँ पे एक टर्म जो है मैं आप लोगों को डिस्कस करना भूल गया दोस्तों, कि एक टर्म जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है और उसका नाम है मोरल रीजनिंग। ठीक है, यानी मोरल रीजनिंग, वो हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। तो मोरल रीजनिंग भी जो है किसने दिया है ना, आपका लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने दिया है। ठीक है, तो अब बताइए हमको कि यहाँ पे कि यानी बच्चा नैतिकता यानी बच्चा का नैतिकता शून्य होता है। तो जब शून्य होता है तो बच्चों को सही क्या है गलत क्या उसके बारे में पता नहीं होता है। जब उसके बारे में पता नहीं होता है तो बच्चों की मोरल रीजनिंग यानी जिसको नैतिक तर्कणा बोलते हैं वो किसके अनुसार होगा? दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होगा। हाँ या ना हमको बता दीजिए। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है दोस्तों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चों का उम्र जो है 4 से लेकर के 10 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता नहीं होती है। जब नैतिकता नहीं होता है तो दोस्तों बच्चों में सही क्या है गलत क्या उसका गुण विकसित नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाता है तो यानी बच्चा कैसा व्यवहार करता है, यानी दूसरा जो व्यवहार करता है उसी को अपने अंदर में समावेशित कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? चलो देखो, थोड़ा मामला को और आगे बढ़ाते हैं और इस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में, याद रखिएगा 2 भाग का मतलब हो गया 2 चरण में डिवाइड किया है। एक चरण हो गया दोस्तों याद रखिएगा यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो याद रखिएगा नाम से ही पता चल रहा दोस्तों दंड एवं आज्ञा, दंड एवं आज्ञा। तो यहाँ पे जो नैतिकता होगी वो दंड और आज्ञा के ऊपर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, सो हमको बता दीजिए आप लोग। एकदम करेगा। तो इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पर निर्भर होती है। मैंने अभी बता दिया, नाम से ही पता चल रहा दोस्तों। दंड, दंड का मतलब क्या होता है? सजा। आज्ञा का मतलब क्या होता है? यानी आज्ञा का मतलब ये आज्ञा पालन करना, हाँ या ना? तो इसमें जो होता है इस अवस्था में बच्चों का जो नैतिकता होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? सजा और आज्ञा के ऊपर होता है। अब मैं यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक बच्चा जो है वो कार्य कर रहा है ना, किसके डर से? सजा के डर से। एक बच्चा सिर्फ कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सजा से बचना चाहता है। तो ये जो होगा नैतिक विकास के किस सिद्धांत में आएगा? तो आप हमको बता दीजिए। ये जो आएगा दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता वाला स्टेज में आएगा। हाँ या ना? अब हमको इतना बता दो, होगा या नहीं होगा? एकदम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। हम क्या बोलें कि यहाँ पे जो बच्चों की नैतिकता होती है, यहाँ पे बच्चों को कैसे पता होगा कि उसका बीबी यहाँ मतलब उसका बीबी जो है बीमार थी इसीलिए हिंज ने चोरी किया? नहीं, सिर्फ इसको ये पता है कि हिंज चोरी किया है, उसको सजा तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें इतना याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा मैं यहीं से बेहतरीन क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई बच्चा इसीलिए कुछ काम कर रहा है क्योंकि उसकी मम्मी जो है उसको आज्ञा दिया है, जाओ बेटा ये वाला करके लाओ, है ना? तो ये भी कौन सी अवस्था का विशेषता है दोस्तों? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता वाला जो स्टेज है उसकी विशेषता है। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए मामला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे दूसरा चरण में यहाँ पे इसका क्या नाम है? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। हम क्या बोल रहे हैं इसका अंग्रेजी नाम आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजी नाम याद रखिएगा तो सब कुछ होगा दोस्तों। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हिंदी नाम इसका अलग अलग भी दे सकता है। ठीक है, तो हिंदी के ऊपर फोकस ना हो करके अंग्रेजी के ऊपर फोकस कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे
साधनात्मक सापेक्षता वाला जो चरण है, इस चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा भी कहा जाता है। जैसे को तैसा वाला अवस्था भी कहा जाता है। जैसे को तैसा मतलब क्या हो गया बताइए। जैसे को तैसा, अगर हम एक बच्चे के समक्ष गए जिसका उम्र है 5 वर्ष, सपोज मैंने उसको कह दिया कि आप बंदर हो, तो बच्चा भी हमको ही बोल देगा तो आप भी तो बंदर हैं, है ना। या फिर कुछ और घुमा के बोल देगा आप तो हाथी हैं। ठीक है, यानी मैंने बच्चों को कहा कि तुम बंदर जो है ना, दिखने में ना बंदर जैसा लग रहा है, तो आप भी तो हाथी जैसा हो, है ना। तो यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी अवस्था को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं। तो देखो क्यों कहते हैं, यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार बच्चों के साथ करेगा वैसा ही वह दूसरे के साथ भी करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि अगर कोई बच्चा जैसे जिसका उम्र 5 साल है, अगर उसको कोई पीट दिया तो वो भी क्या करेगा, हो सकता है कुछ भी उसके सामने रहेगा तो वो भी फेंक के मार दे, है ना। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा अवस्था भी कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों पहला स्टेज आप लोगों को, हाँ या ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरा स्टेज जो है दोस्तों परंपरागत अवस्था, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसका आप लोग इंग्लिश नाम याद रखिएगा। इंग्लिश नाम अगर याद रख लिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी परंपरागत अवस्था का जो आपका उम्र माना जाता है, इसका उम्र होता है 10 से लेकर के 13 वर्ष। ठीक है, अब बच्चा का उम्र याद रखिएगा 10 से लेकर के 13 वर्ष के बीच हो गया है, यानी बच्चा जो है कौन से स्टेज में आ गया है, आपका परंपरागत स्तर में आ चुका है, आपका परंपरागत जो है उस विशेषता में आ चुका है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय लेता है। जैसे मान के चलते हैं कि बच्चा जो है किसी को देख लेगा, किसी को देख लिया पंचायती करते हुए, है ना, तो पंचायती में अगर मान के चलते हैं किसी को बोल दिया तुम गलत हो, तो बच्चा भी क्या सोचेगा, नहीं, उसने कहा है कि अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हम लोगों को गलत ठहराया जाएगा, तो बच्चा भी उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। किसमें, ये सेकंड वाला स्टेज यानी परंपरागत स्तर में। ठीक है, अब परंपरागत स्तर को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी दो चरण में बांटा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। जब नाम यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, मतलब इसमें चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे वो लेडा हो या फिर लेडी हो, यह कार्य जो है करेगा सिर्फ और सिर्फ अनुमोदन लूटने के लिए, मतलब वाहवाही लूटने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, हाँ, मैं स्कूल जाऊँगा और स्कूल में मैं सबसे पहले जा कर के झाड़ू लगा दूंगा क्लासरूम में। क्यों, क्योंकि क्लास टीचर हमें जो है बहुत ही वाहवाही करेंगे, मेरा मेरा बहुत ही नाम करेंगे, वाह वो जो लड़का है वो जो लड़की है बहुत ही अच्छा और अच्छी है ना, कि वो सबसे पहले आता है और क्लासरूम में झाड़ू लगा देता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो है वही काम करेगा जो दूसरों को अच्छा लगता है, और दूसरा जो है इसका तारीफ करेगा, वैसा ही काम यहाँ पे बच्चा करता है। तो समझ में आई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी में जो होता गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता। कौन सा अवस्था में आता है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि गोल्डन रूल का विचार जो है किस अवस्था में आता है। तो याद रखिएगा परंपरागत अवस्था, और कौन सा चरण में, तो याद रखिएगा दोस्तों अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता। ठीक है, और दूसरा चरण इसका क्या है दोस्तों, दूसरा चरण आपका चरण है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे कि इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, मतलब वो चाहता है कि कानून जो होता है हमारे भले के लिए होता है, हम लोगों को उसका संरक्षण करना चाहिए, हम लोगों को उनका पालन करना चाहिए। तो ये जो आपका होता है दोस्तों भावना, ये भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी भावना को हम लोग ये कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। हिंज ने चोरी किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगा।
मैंने आपको क्या बताया कि इसमें बच्चा क्या सोचता है, इसमें बच्चा सोचता है कि जो यानी कानून जो होता है हमारे भले के लिए होता है, हमको उसका पालन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, और जो कानून के साथ गलत करेगा उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, जो ये एग्जाम्पल दर्शा रहा है ना। जब हिंज ने चोरी किया तो इस स्टेज का बच्चा बोलता है कि उसको सजा जरूर मिलना चाहिए, काहे, हिंज ने चोरी किया है, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों सबसे लास्ट वाला स्टेज जिसका नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए यहाँ पे मजा ही आने वाला है आप लोगों को। इस अवस्था का उम्र जो है माना जाता है 13 वर्ष से ऊपर वालों का, मतलब बच्चा जो है 13 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, ठीक है। अब जरा बताओ, यानी बच्चा जो है 13 वर्ष से ऊपर का हो गया है, तो इसमें फैसला जो है बच्चा स्वयं करेगा, न उसके माता पिता करेगा, न बल्कि समाज वाला करेगा, सो हमको बता दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें बच्चा जो है डिसीजन यानी फैसला खुद से लेते हैं, ना कि समाज के जरिए लेते हैं, ना कि मम्मी पापा के जरिए लेते हैं। बच्चा बोल दिया कि हमको बुलेट लेना है तो बुलेट लेना है, बुलेट ले लिया। बच्चा बोल दिया कि हमको जो है थार लेना है तो थार ले लिया, ठीक है। मतलब इसमें डिसीजन जो होता है बच्चे स्वयं करते हैं, कोई भी इसमें कोई भी अलग व्यक्ति जो होता है तो इसमें मतलब इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। याद रखिएगा, अर्थात बोलने का इंटेंशन क्या है कि बच्चा इसमें समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसके बीच में जो है फैसला जो है स्वयं एक बच्चा करता है, ना कि माता पिता के जरिए किया जाता है, ना कि समाज के जरिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि डिसीजन जो होता है बच्चा खुद से लेता है, इसमें किसी का इंक्लूजन नहीं होता है, ना ही समाज का होता है, ना ही मम्मी पापा का होता है, किसी का नहीं, ठीक है। तो इसमें बच्चा स्वयं सोचता है कि गलत क्या है और सही क्या है, और उसके बीच में डिसीजन कौन ले लेता है, स्वयं बच्चा लेता है। कौन, स्वयं बच्चा लेता है। इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और इसको भी 2 चरण में बांटा गया है। तो सबसे ये पहला चरण का नाम क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मैं आप लोग को फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, हिंदी नाम नहीं याद रखिएगा। तो इसमें किशोर यानी इसमें बच्चा जो है वो मानता है कि नियम जो होता है लोगों के भले के लिए होता है, किसके, लोगों के लिए भले के लिए होता है, सॉरी लोगों के भले के लिए होता है। अगर किसी नियम से किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, है ना। अब इसमें जो है बच्चा क्या सोचता है, देखिए जरा ध्यान पूर्वक से देखिएगा, ठीक है। अगर किसी नियम से किसी व्यक्ति का नुकसान होता तो उस नियम को तोड़ दो, उस नियम को तोड़ दो, वो हमको नियम नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चा ऐसा सोचता है। जैसे हिंज ने अपने बीवी के जान बचाने के लिए चोरी, उसने कोई गलत नहीं किया। इसमें बच्चा क्या सोचता है कि हिंज ने जो चोरी किया है वो अपने बीवी के जान बचाने के लिए किया है, इसलिए हिंज ने कोई गलती नहीं किया है। अगर हिंज को सजा होता तो ऐसे कानून को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये कौन बोलता है, बच्चा बोलता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा चरण में क्या है दोस्तों, दूसरा चरण में आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। जहां पे सार्वभौमिक वर्ड आ जाए आप लोग आंख बंद करके लॉरेंस कोहलबर्ग का तीसरा स्टेज को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब उसको स्वयं से जो भी समझ में आता है उसी प्रकार से यानी इसमें बच्चा जो है व्यवहार करता है, किसी दूसरों के विचारों से बच्चा जो है इसमें व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें किशोर जो है दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, यानी दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना जान को जोखिम में डाल देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है ना। तो सीटेट के एग्ज़ाम में अगर इसको आप लोग जो है लाइटली लीजिएगा दोस्तों, इसको डीपली नहीं लीजिएगा। सीटेट के एग्ज़ाम में अगर कोई बैठा हुआ है बगल में, जनरली ऐसे तो बगल में होता नहीं है ना। अगर कोई बैठा हुआ दोस्तों, अगर वो लड़की हो गया तो कुछ भी होगा, अपना मतलब अपने चाहे फेल ही क्यों ना हो जाए लेकिन उसको 2-3 क्वेश्चन जरूर बताएगा, हाँ या ना दोस्तों, बोलिए। एकदम सही बात है। तो इसमें किशोर क्या होता है दूसरे के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाता है। उसको ये डर नहीं कि हम सीटेट फेल कर जाएंगे, उसको यही चिंता सताता कि हम उसको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे तो जरूर बताएंगे, ठीक है।
अब यहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना हुआ क्यों। तो मतलब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था, और ये मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना ये काहे किया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना आपका गिलिगन ने की थी। किसने, यानी कैरोल गिलिगन ने। किसने किया था दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा। ये 21 जनवरी 2024 के पेपर में पूछा हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत का आलोचना किसने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैरोल गिलिगन। ठीक है, उन्होंने कहा, मतलब किसने, गिलिगन का कहना था, यानी उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में महिलाओं को कम समझा है। मतलब महिलाओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, महिला के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैंने ऐड किया है कि उन्होंने कहा, मतलब कि आपका गिलिगन का कहना था कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है अपने सिद्धांत में महिला को तुच्छ समझा है, महिला के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आओ और आगे जाते हैं, इन्होंने क्या कहा है ज़रा ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जो होता है जस्टिस होता है। क्या होता है, जस्टिस। यानी गिलिगन का कहना है कि यानी पुरुषों की जो नैतिकता होता है उसका आधार क्या होता है, न्याय होता है, जस्टिस होता है। जबकि औरतों का नैतिकता का आधार क्या होता है, देखभाल होता है ना। उसके बाद और एक यहाँ पे बात की थी दोस्तों का कैरोल गिलिगन ने, यानी कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात की थी। तो आप लोग उसके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष के बारे में, यानी कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात की थी। किसने, यानी कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो वीडियो का अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।